हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है। हम बंगाल के विभाजन को पढ़े, हमने स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन पर डिस्कस किया, मुस्लिम लीग का किस प्रकार से स्थापना हुई और कांग्रेस में किस प्रकार से विभाजन हो गया, इस पे चर्चा कर चुके थे। अब हमारी जो क्लास है वो मार्ले मिंटो सुधार यानी भारत परिषद अधिनियम 1909 जो आया उस पे है। लेकिन भारत परिषद अधिनियम 1909 को पढ़ने से पहले हमें इसके पीछे के दो भारत परिषद अधिनियम जो बहुत महत्वपूर्ण हैं उनको भी पढ़ना जरूरी होगा। तो आज की इस क्लास में हम भारत परिषद अधिनियम 1861 और 1892 पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम 1909 में जो मार्ले मिंटो सुधार नाम से परिषद अधिनियम आया उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1861 का जो एक्ट था उस पर बात करें। 1857 में भारत में एक क्रांति हुई जिसको 1857 की क्रांति के नाम से हम लोग जानते हैं। उसके बाद में हमें ये पता है कि 1858 से कंपनी के शासन को समाप्त करके यहाँ पर ब्रिटेन का शासन लागू कर दिया गया था और गवर्नर जनरल की जगह पर वायसराय पद जो है वो सृजित किया गया और लॉर्ड कैनिंग जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे उनको भारत का वायसराय बना दिया गया। उसके बाद जो महारानी विक्टोरिया के द्वारा जैसा वादा किया गया था भारत की जनता से कि वो सभी को समान अधिकार एवं बहुत सारे वादे किए गए थे इस प्रकार के, उन पे अमल करने की बात आती है। तो सबसे पहला जो ब्रिटिश संसद के द्वारा यानी जब से ब्रिटेन का शासन 1858 में लागू हुआ उसके बाद में जो भारत परिषद अधिनियम 1861 आया उसमें हमें कुछ चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं कि प्रतीत होता है कि हाँ, भारत के लोगों का भी सहयोग शासन और प्रशासन में लिए जाने की कुछ न कुछ इच्छा की जा रही है। तो चलिए विचार करते हैं, देखते हैं इसमें क्या हुआ। तो पहला जो हम पढ़ेंगे भारत परिषद अधिनियम, हेडिंग डाल लीजिए भारत परिषद अधिनियम 1861। भूमिका इसकी यही है कि 1857 की क्रांति में जिस प्रकार भारत की जनता ने अंग्रेजी शासन का, कंपनी के शासन का पुरजोर विरोध किया था वो छुपा हुआ नहीं था। इसीलिए ब्रिटेन की जब यहाँ पर क्राउन का शासन आया तो उन्होंने सबसे पहले जनता को संतुष्ट करने का प्रयास किया ताकि किसी प्रकार का विद्रोह फिर से यहाँ पर ना उपजने पाए और उसी के परिणाम के रूप में भारत परिषद अधिनियम 1861 लाया गया। यहाँ पर कुछ प्रमुख कार्य किए गए उन पे नजर डालते हैं। तो सबसे पहला जो काम किया गया था, जैसा कि 1833, देखिए अगर हम बात करें 1773 की, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यहां से कहानी प्रारंभ हुई और इसके बाद में आप कह सकते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। ये दोनों आप पढ़ भी चुके हैं पीछे क्लास में। यहां से यहां तक का जो प्राविधान था उसमें ब्रिटेन की संसद ने भारत में एक केंद्रीय सत्ता बनाने का प्रयास किया था। आप देख रहे थे कि बराबर जो है वो शक्तियों को एक केंद्र में लाने की कोशिश करते रहे। यहां पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आपने देखा था मद्रास और बंबई की प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया था। उनके सभी विदेशी मामले यानी दूसरे राज्यों के साथ संधि करने का अधिकार या युद्ध करने का अधिकार, इस प्रकार के जितने भी मामले थे उनको जो है बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था जो कि वारेन हेस्टिंग था। उसके बाद धीरे धीरे शक्तियां जो है गवर्नर जनरल के पास बढ़ती चली गई और 1833 का चार्टर एक्ट आते आते आपने देखा कि बंगाल के गवर्नर जनरल के पद की जगह भारत का गवर्नर जनरल का पद बनाया गया और भारत के गवर्नर जनरल को ही समस्त शक्तियां दे दी गई अन्य प्रांतों के लिए भी कानून बनाने की। और यहां पर बंबई और मद्रास के पास गवर्नरों के पास में जो कानून बनाने की शक्तियां थी, विधि बनाने की शक्तियां थी, उनको वापस ले लिया गया यानी पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। तो आप कह सकते हैं कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1833 के चार्टर एक्ट तक जो नीति रही
वो रही केंद्रीकरण की, यानी शक्तियों का केंद्रीकरण, शक्ति का केंद्रीकरण। लेकिन 1833 के बाद में जब 1857 की क्रांति हो गई और भारत परिषद अधिनियम 1861 आया, तो यहां पर जो सबसे पहला काम किया गया वो किया गया शक्ति का विकेंद्रीकरण। यानी अभी तक वो सभी शक्तियों को एक जगह पर लाने का प्रयास कर रहे थे, बंबई, मद्रास या अन्य प्रांतों से समस्त जो पावर है वो एक जगह पर भारत के गवर्नर जनरल के पास लाने का प्रयास कर रहे थे। उस समय की परिस्थितियां ऐसी रही थी कि कंट्रोल अगर एक व्यक्ति एक केंद्र पर होगा तो भारत को नियंत्रित करना आसान होगा, ऐसा उन्होंने सोचा था। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद में अब जरूरतें और परिस्थितियां बदल गई थी, तो यहां पर अब शक्ति का विकेंद्रीकरण किया गया। तो आप यहां 1861 में नोट करेंगे शक्ति का विकेंद्रीकरण, शक्ति का विकेंद्रीकरण। शक्ति का विकेंद्रीकरण में क्या किया गया, मद्रास और बंबई के प्रांतीय जो गवर्नर थे उनको विधि बनाने का अधिकार पुनः प्रदान कर दिया गया। तो पहला पॉइंट में यही नोट करेंगे, बंबई और मद्रास के गवर्नरों को, बंबई और मद्रास के को विधि बनाने का अधिकार, विधि बनाने का अधिकार दिया गया। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, शक्ति का विकेंद्रीकरण हो गया। जो पावर एक जगह पर आ गई थी गवर्नर जनरल के पास में, अब वो बट गई, कुछ बंबई के पास है, कुछ मद्रास के पास में, अलग अलग प्रांतों के पास में विधि बनाने का अधिकार और संशोधन करने का अधिकार, कानून में संशोधन, कानून में संशोधन का अधिकार, दोनों चीजें इनको दी गई। और इसी एक्ट के तहत जो है अन्य, जैसे बंबई और मद्रास को जो है विधि बनाने का अधिकार दिया गया, वैसे ही जो है परिषद का गठन अन्य प्रांतों के लिए भी किया गया। यानी इसी के अधीन, एक तो ये चीज हो गई, दूसरा क्या किया गया, इसी एक्ट के तहत अन्य प्रांतों में भी परिषद का गठन किया गया। यानी सबके पास जो है शक्तियां दे दी गई। तो यहां पे बंबई और मद्रास पहले से ही थे। यहां पे 1862 में बंगाल में विधान परिषद का गठन हुआ, विधान परिषद। 1866 में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, यहां पर गठन हुआ विधान परिषद का। और 1897 में पंजाब। यानी कि निष्कर्ष ये निकल के आया कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया और बंबई मद्रास को पुनः विधि बनाने का अधिकार और कानून में संशोधन करने का अधिकार दे दिया गया। और इसी एक्ट के तहत अन्य प्रांतों में भी विधान परिषद का गठन किया गया, जैसे 1862 में बंगाल में, 1866 में उत्तर पश्चिमी प्रांत में और 1897 में पंजाब में जो है विधान परिषदों का गठन किया गया। तो इस प्रकार से शक्तियां जो थी वो वायसराय, अब नया पद वायसराय है, तो वायसराय के पास से बट करके अलग अलग प्रांतीय गवर्नरों के पास में भी शक्तियां पहुंच गई। इसी को कहते हैं शक्ति का विकेंद्रीकरण। जैसे वर्तमान में भारत की अगर स्थिति पे बात करें तो यहां पर शक्तियां पूर्णतः केंद्रीकृत नहीं हैं, क्योंकि सेंटर के पास भी शक्तियां हैं और जो स्टेट हैं वहां पे भी शक्तियों का बंटवारा बराबर किया गया है। तो भारत में शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है। अगर स्टेट की सारी पावर्स ले ली जाएं
और सिर्फ सेंटर के पास पावर रह जाए सभी प्रकार की विधि बनाने का, तो उसको कहेंगे ये पूर्णतः केंद्रीकृत व्यवस्था है। तो यहां पर यह एक विकेंद्रीकरण का काम किया गया। दूसरा जो काम किया गया वो वायसराय की शक्तियों में इजाफा किया गया, कुछ न कुछ बढ़ोतरी की गई। उस पर बात करते हैं कि वायसराय, एक चीज ये नोट कर लीजिए, शक्ति का विकेंद्रीकरण। दूसरा जो कार्य किया गया वो वायसराय की शक्तियों में वृद्धि। वायसराय की शक्तियों में वृद्धि, यानी कि एक तरफ विकेंद्रीकरण किया गया है, एक तरफ वायसराय के पद को थोड़ा शक्तिशाली भी बनाया गया है। तो उसमें कौन कौन सी पावर्स उसे दी गई हैं उन पे बात करते हैं। पहली पावर जो उसे दी गई है वायसराय को कि वो नए प्रांतों का गठन कर सकता है, यानी जिस प्रकार से प्रांत हैं बंबई, मद्रास या जो अन्य प्रांत हैं, तो गवर्नर जनरल या वायसराय को यह अधिकार दिया गया कि वो नए प्रांतों का गठन कर सकता है। नए प्रांतों का गठन, एक तो ये मिला। दूसरा, जो पुराने प्रांत हैं उनकी जो सीमा है, कहां तक वो प्रांत है, उसमें भी परिवर्तन कर सकता है, यानी प्रांतों की सीमा में परिवर्तन। एक अधिकार ये मिला। जब नए प्रांत बनेंगे, प्रांतों की सीमाओं में परिवर्तन का मतलब यह है पुनर्गठन, एक प्रांत में तोड़ के दो प्रांत बना देना या किसी प्रांत का हिस्सा दूसरे प्रांत में मिला देना, इसको प्रांत की सीमा में परिवर्तन कहा जाता है। और नए प्रांतों का गठन, एक बिल्कुल अलग नया प्रांत बना दिया जाए। तो जब नए प्रांत बनेंगे तो फिर वहां पर नए गवर्नर या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्तियां भी की जाएंगी, तो वो नियुक्ति का अधिकार भी वायसराय को दिया गया, यानी गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का अधिकार इसको मिला। नियुक्ति का अधिकार, ये एक अधिकार दिया गया वायसराय को। और वायसराय को वीटो पावर तो है ही, वायसराय के पास वीटो पावर है कि वो अपनी परिषद के निर्णयों को भंग कर सकता है, यानी परिषद ने अगर बहुमत से कोई निर्णय लिया है तो उस निर्णय को वायसराय चाहे तो वो नकार सकता है, अस्वीकार कर सकता है, इसको वीटो पावर कहते हैं। तो वो भी नोट कर लें कि वायसराय के पास वीटो पावर थी। वायसराय के पास वीटो पावर, वीटो पावर को आप समझ गए, वीटो पावर थी। और एक अधिकार दिया गया कि वायसराय अपनी जो परिषद है उसमें कुछ अतिरिक्त सदस्यों को भर्ती कर सकता है, यानी अपनी परिषद का विस्तार कर सकता है। तो यहां पर वायसराय को एक अधिकार दिया गया कि वायसराय अपने परिषद का विस्तार कर सकता है, परिषद का विस्तार कर सकता है। तो कितना विस्तार कर सकता है, कोई लिमिट रहेगी या अनलिमिटेड विस्तार कर सकता है? तो यहां पर विस्तार के संबंध में कहा गया कि वायसराय अपने परिषद में अतिरिक्त, यानी वायसराय प्लस उसकी परिषद का एक होता था संगठन, उसके अतिरिक्त जो है सदस्य भर्ती कर सकता है। 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य, अतिरिक्त सदस्य, बस अधिकतम 12 तक, 6 से लेकर अधिकतम 12 तक सदस्य भर्ती कर सकता है, जिसमें 1/2 सदस्य गैर सरकारी होने चाहिए, गैर सरकारी होंगे। यानी कि जो 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य भरे जाएंगे उसमें आधे सदस्य गैर सरकारी होने चाहिए, और इन गैर सरकारी पदों में भारतीयों को शामिल किया गया, कुछ भारतीय लोगों को इसमें रखा गया। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि 1861 के अधिनियम के द्वारा सहयोग की नीति को अपनाया गया, यानी यहां पर क्या चीज निकल के आई, सहयोग की नीति, सहयोग की नीति अपनाई गई। अगला पॉइंट यही हो जाएगा। सहयोग की नीति किस प्रकार अपनाई गई? प्रथम बार, एक क्वेश्चन पूछा भी आपसे जा सकता है,
प्रथम बार भारतीयों को विधि बनाने में शामिल किया गया, विधि बनाने में शामिल किया गया। कैसे? जो यहां पर अभी हमने बताया कि वायसराय अपने परिषद का विस्तार कर सकता है और उसमें 6 से 12 अतिरिक्त सदस्य रख सकता है। 1/2 सदस्य जो गैर सरकारी होंगे, यानी सरकारी पदों पर जो नहीं व्यक्ति होंगे, वो कहां से आएंगे? वो भारतीय लिए जा सकते हैं और वो भारतीय शामिल किए गए। इसीलिए इस एक्ट के बाद में सबसे पहली बार भारतीयों को भी जब परिषद में जाएंगे तो विधि बनाने में सहयोग करेंगे, तो इसलिए प्रथम बार भारतीयों को विधि बनाने में शामिल किया गया। और इस समय कौन है गवर्नर? लॉर्ड कैनिंग। 1861 के समय कौन है? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय लोगों को इसमें शामिल भी किया। तो यहां पे पॉइंट नोट कर लेंगे, लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय लोगों को अपनी परिषद के अतिरिक्त सदस्यों में बात कर रहे हैं, ठीक है। जो यहां पर परिषद देखिए, गवर्नर की परिषद इस प्रकार होती थी कि गवर्नर प्लस परिषद, इस तरह से। अब यहां पे अतिरिक्त सदस्य एक और बढ़ गया, इसमें कुछ पदेन सदस्य हैं, बाकी अतिरिक्त सदस्य हैं। तो यहां लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय सदस्यों को शामिल किया था। 3 भारतीय सदस्यों को परिषद में शामिल किया, परिषद में शामिल किया। अगर रेफरेंस के लिए आपको याद रखना है तो इसमें जो है एक बनारस के राजा थे और एक पटियाला के राजा थे। कहाँ का थे? इसमें जो है बनारस के राजा थे, बनारस के राजा, पटियाला के राजा थे। इसमें 3 लोगों में पटियाला के राजा सर दिनकर राव, ये 3 लोग थे इसमें। जो 3 नाम इनके नहीं पूछे जा सकते, लेकिन आप याद रखिए, कभी आ भी सकता है, क्वेश्चन है। लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीय सदस्यों को परिषद में शामिल किया था, बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव। हालांकि यहां पर वायसराय के पास वीटो पावर है। परिषद के सदस्यों का कोई भी प्रस्ताव अगर वो बहुमत से भी पारित करते हैं तो भी उसे अस्वीकृत करने की शक्ति वायसराय के पास में सुरक्षित है। फिर भी अगर भारतीयों को परिषद में लिया जा रहा है तो कुछ ना कुछ उनका हस्तक्षेप जो है विधि बनाने में प्रारंभ हो जाता है यहां से। अब यहां पर जो केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद है, इतना नोट कर लिया। केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में 4 सदस्य थे, उसमें एक और सदस्य बढ़ाया गया जो विधिवेत्ता होना अनिवार्य होगा। यानी केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में अब सदस्य जो है 4 से बढ़कर 5 हो गए। केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद, यहां पे सदस्य 4 से 5 किए गए और नया सदस्य जो है वो क्या है? विधिवेत्ता अनिवार्य होगा, विधिवेत्ता होगा। तो ये चीज हुई। अब अगला काम एक और किया गया इसमें। यहां पर आपने देखा कि लॉर्ड कैनिंग ने पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू किया था, उसको भी विधिक मान्यता इस एक्ट के द्वारा दे दी गई। पोर्टफोलियो सिस्टम यानी विभागीय जो काम होता है, यानी विभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो सिस्टम जिसको बोला जाता है कि आप एक सदस्य को किसी एक क्षेत्र विशेष का एक विभाग का मुख्य बना दीजिए, प्रमुख प्रभारी बना दीजिए और वह उसी क्षेत्र विशेष के लिए कानून के लिए अंतिम आदेश पारित करने का अधिकारी हो। तो इस प्रकार से हर विभाग एक एक सदस्य को एक एक विभाग दे दिया गया या किसी सदस्य को एक से अधिक विभाग दे दिए गए, तो एक मंत्रिमंडल की भी नींव यहां पर पड़ जाती है। यानी 2 चीजें यहां पर
इस परिषद अधिनियम के द्वारा और आई जो इंपॉर्टेंट है, एक तो आया विभागीय प्रणाली। विभागीय प्रणाली, पोर्टफोलियो सिस्टम इसको बोलते हैं। विभागीय प्रणाली जो है इसको लॉर्ड कैनिंग ने शुरू किया था। लॉर्ड कैनिंग ने इसको 1859 में शुरू किया था। पहले ही विभागीय प्रणाली यानी एक सदस्य को विभाग दे देना, कोई पोर्टफोलियो सिस्टम, इसको मान्यता, विधिक मान्यता मिल गई इस अधिनियम के द्वारा, जिसमें इसे पारित कर दिया गया और ये चीज जो है आ गई। तो कभी अगर पूछा जाता है कि विभागीय प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, तो लॉर्ड कैनिंग ने की थी। और किस परिषद अधिनियम के द्वारा इसे लागू कर दिया गया विधिक रूप से, तो भारत परिषद अधिनियम 1861 से। दूसरी चीज है कि लॉर्ड कैनिंग ने एक काम और किया कि यहां पर एक एक क्षेत्र को अपने परिषद के सदस्यों में बांट दिया, कि किसी को दे दिया कि आप शिक्षा का काम देखेंगे, किसी को दे दिया कि आप ये लोक निर्माण का देखेंगे या जो भी है। तो इस प्रकार से जैसे आज आप देखते हैं मंत्रिमंडल होता है, शिक्षा मंत्री होते हैं या परिवहन मंत्री होते हैं, पर्यटन मंत्री होते हैं, उस प्रकार से अलग अलग विभागों को, अलग अलग क्षेत्रों को एक एक सदस्य को दे दिया। तो एक प्रकार से इस एक्ट के बाद में मंत्रिमंडल की नींव पड़ी। यहां से मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी आप कहेंगे। यहीं से धीरे धीरे देखिए भारत का संवैधानिक विकास हो रहा है। जो वर्तमान में भारत में आप सिस्टम देखते हैं वो सब इन्हीं एक्ट के तहत धीरे धीरे निकल करके आया है। जो भी आप संसदीय प्रणाली भारत में देखते हैं उसका जन्म यहीं से होता है। तो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की भी नींव यहां से पड़ जाती है। तो कई चीजें आपने देखी, जो केंद्रीकरण चल रहा था उसको विकेंद्रीकृत कर दिया गया, अलग अलग प्रांतों में शक्तियां बांट दी गई, बंबई और मद्रास को पुनः विधि बनाने की शक्तियां दे दी गई जो 1833 में वापस ले ली गई थी। वायसराय की शक्तियों में वृद्धि की गई, ये भी आपने देखा। केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में सदस्य बढ़ाया गया एक, जिसको विधिवेत्ता होना अनिवार्य किया गया। इसके अतिरिक्त और भी कुछ काम किए गए 1861 में, वो था अध्यादेश जारी करने का अधिकार। ये उसी अधिकार में बढ़ जाना चाहिए था, वहीं पे नोट कर लीजिएगा। वायसराय की शक्तियों में वृद्धि में जो है एक लिख लीजिएगा, अध्यादेश जारी करने का अधिकार इसी एक्ट के तहत मिला था। किसको? वायसराय को। ये पॉइंट अभी जो वायसराय की शक्तियों में वृद्धि लिखे थे उसी में नोट कर लीजिएगा कि आपातकाल सुरक्षा या सैन्य मामलों में जब कभी ऐसी स्थिति आ सकती है और परिषद की मीटिंग नहीं हो पा रही है तो वायसराय जो है 6 महीने के लिए, ये भी 6 माह के लिए है, अध्यादेश जारी कर सकता है। तो इस प्रकार से भारत परिषद अधिनियम 1861 में इतनी व्यवस्थाएं की जाती हैं। अब इसके बाद में 1892 पे हम बात करेंगे कि 1892 में क्या क्या किया गया। उसके पहले हम दो बीच में और छोटे छोटे उन पे भी पीटी में क्वेश्चन बन जाते हैं, और अब जब संवैधानिक विकास पे लिख रहे होंगे तो आप आवश्यकता अनुसार उनकी चर्चा कर सकते हैं। तो बीच में और आए थे एक, उन पे भी बात कर लें। एक आया था 1873 का अधिनियम। (1892) को पढ़ने से पहले दो बीच के और डिस्कस कर लेंगे। दो पॉइंट हैं इसमें जो पीटी में इंपॉर्टेंट हैं। 1873 में एक अधिनियम आया था, इसके तहत कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड है, इसीलिए इसको याद रखें आप। ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है। इसी एक्ट में ये बात स्पष्ट कर दी गई कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अब कभी भी भंग किया जा सकता है। तो एक तो ये क्वेश्चन आएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग करने का जो प्राविधान किया गया वो कब किया गया था? तो 1873 में किया गया था कि इसको कभी भी भंग किया जा सकता है। लेकिन एक क्वेश्चन और बनेगा कि इसको भंग कब किया गया, कब ये चीज आई?
तो इसको 1 जनवरी 1884 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। यानी इसके जो सभी सिस्टम थे, लेन देन थे, उनका निपटारा करके इसे समाप्त कर दिया गया। तो ये अधिनियम आप याद रखेंगे। एक 1892 से पहले और आया 1876 का शाही पद अधिनियम, इसको कहा जाता है शाही पद अधिनियम। इसके विषय में हमने पिछली किसी एक क्लास में चर्चा भी की थी आपसे कि इसके तहत क्या किया गया था। इसके तहत जो है महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। यानी यहाँ के जैसे सम्राट होते हैं उसके रूप में उन्हें बनाया गया था साम्राज्ञी। तो यहाँ पर नोट करेंगे महारानी विक्टोरिया को, इसमें क्या किया गया था, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया इसी एक्ट के तहत। देखिए, 2 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर कभी एक्ट की बात करेगा कि महारानी विक्टोरिया को किस एक्ट के तहत या कब भारत की महारानी घोषित किया गया था, तो 1876 का शाही पद अधिनियम था, उसके तहत किया गया था। यानी घोषणा 1876 में हो गई थी, लेकिन पब्लिकली सार्वजनिक रूप से 1 जनवरी 1877 में दिल्ली दरबार में जो है महारानी विक्टोरिया ने ये पद धारण किया था। तो यहाँ पे दूसरा भी पॉइंट आप नोट कर लेंगे, 1 जनवरी 1877 दिल्ली दरबार में सार्वजनिक घोषणा। यहीं पर जो है महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया भारत में, और उन्हें कैसरे हिंद उपाधि से नवाजा गया। कैसरे हिंद उपाधि दी गई। ये कब है? 1 जनवरी 1877 में। तो दिल्ली दरबार, तो ये 2 एक्ट से पीटी के क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए आप इन्हें नोट कर लें। एक चीज और यहां पर की गई इसी एक्ट में, शाही पद अधिनियम वाले एक्ट में ही आया था कि जो वायसराय की परिषद में अभी हमने देखा था 5 सदस्य हो गए थे केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में, उसमें 1 सदस्य और बढ़ाया गया। यहां पर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में 1 और सदस्य बढ़ाया गया। कितने हो गए? 6 हो गए। अब बढ़ाया गया और उसे जो है लोक निर्माण विभाग दिया गया। लोक निर्माण विभाग दिया गया। तो इस प्रकार से ये 2 बीच के अधिनियम, इनको भी आप याद रखेंगे, क्वेश्चन आ जाते हैं यहां से। अब हम पढ़ेंगे 1892 का जो अधिनियम है वो कांग्रेस के प्रयासों से। अब देखिए यहां पर कांग्रेस की स्थापना हो गई अब 1885 में। इतना सब कुछ तो कांग्रेस के पहले है। अब यहां पर भारत में राष्ट्रीय चेतना का विकास हो रहा था। राष्ट्रवादी नेताएं जो है, नेता लोग बढ़ करके अपनी पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे थे। आपने देखा बंगाल, मद्रास, बंबई जैसे क्षेत्रों में अनेक जो है राजनीतिक संगठन बनना प्रारंभ हुए। एक क्लास में आपको डिस्कस किए थे। फिर धीरे धीरे इन सभी राष्ट्रवादी नेताओं ने प्रयास करके एक पूरे भारत के लिए एक बड़ी पार्टी का गठन किया और उसको हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जानते हैं, जिसका गठन 1885 में कर दिया गया। और शुरुआत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने संवैधानिक तरीके से, यानी बहुत नरम तरीके से सरकार के समक्ष अपनी मांगें रखना शुरू किया और उनको पूरा करवाने के लिए प्रार्थना पत्र, मांग पत्र, याचना पत्र, डेलीगेट्स इत्यादि तरीके समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि माध्यमों से प्रयास कर रहे थे। तो उनके प्रयासों में प्रथम सफलता जो है एक मिली जब उन्होंने 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम
पारित करवाया और कुछ मुद्दों पर उनकी बातें उसमें मानी भी गईं। तो अब हम अगला जो पढ़ेंगे वो 1892 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम 1892, इसको डिस्कस कर ले। तो देखिए 1885 में क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई और ये बराबर मांग कर रहे थे कि हमारे प्रतिनिधित्व को परिषदों में बढ़ाया जाए। यानी जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदें हैं, आपने देखा केंद्रीय विधान परिषद है और प्रांतों की अपनी विधान परिषदें हैं, तो उनमें जो है प्रतिनिधित्व को यानी उनकी संख्या को बढ़ाया जाए, भारतीयों को ज़्यादा शामिल किया जाए उसमें। तो ये मांग बराबर चल रही थी, तो इसको कुछ हद तक जो है संतुष्ट करने का प्रयास यहाँ पर 1892 में होता है। तो यहाँ पर क्या किया गया, केंद्रीय और प्रांतीय दोनों जगह, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। प्रांतों में भी बढ़ाई गई और केंद्र में भी बढ़ाई गई, लेकिन यहां पर सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहा। यानी जो टोटल सदस्य होते थे, तो हमने बताया कि उसमें कुछ सरकारी सदस्य होते थे जो सरकारी पदों पर रहते थे, यानी उनको पदेन सदस्य भी आप कह सकते हैं, मनोनीत होते थे गवर्नर के, उसके वायसराय के द्वारा। कुछ सदस्य गैर सरकारी होते थे, उसमें भारतीय भी शामिल होते थे। तो उन गैर सरकारी सदस्यों की संख्या कम रहेगी और सरकारी सदस्यों की संख्या ज्यादा रहेगी ताकि उनका बहुमत बना रहे। तो यहां पर केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहा। सरकारी सदस्यों का बहुमत, इसको याद रखेंगे क्योंकि आगे ये बहुमत हटाया भी जाएगा कहीं कहीं पर से, लेकिन सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहा। दोनों जगह, प्रांतों में भी और केंद्र में भी सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहा। तो कितना किया गया, केंद्र वाला इंपॉर्टेंट है, उसे नोट करेंगे। केंद्रीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी कर दी गई। सदस्यों की संख्या, अभी आपने देखा था पिछले वाले में 1861 वाले में कहा गया था 6 से 12 सदस्य जो है वायसराय उसमें बढ़ा सकता है। यहां पर कह दिया गया कि केंद्रीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 से 16 होगी। यानी 10 से कम नहीं रख सकते आप और 16 तक जा सकते हैं। 10 से लेकर के 16 रहेगी अतिरिक्त सदस्यों की संख्या। यहां पे जो मेन है गवर्नर, वायसराय प्लस 6 अलग है। वो अभी आपने देखा वायसराय प्लस 6 परिषद वो अलग है, ये अतिरिक्त होंगे 10 से लेकर के 16। और इसमें कहा गया कि कम से कम 10, इसमें से 10 सदस्य गैर सरकारी होंगे। 10 सदस्य गैर सरकारी होंगे। अब देखिए बहुमत किस प्रकार बना रहेगा कि 10 से 16 है, तो अगर 16 सदस्य होते हैं तो 10 गैर सरकारी हो गए। तो यहां पे सरकारी बहुमत, सरकारी कितने बचे, 6 ये बचे और 6 प्लस 1 वायसराय, तो 7 6 13, यानी सरकारी लोगों का बहुमत बना रहेगा। कैसे, एक है वायसराय, एक प्लस हमने देखा था 6 लोगों की उसकी परिषद हो गई है, एक छठा सदस्य 1876 के एक्ट में आया जिसको लोक निर्माण विभाग दिया गया था। 6 हो गए थे, तो 6 और 1 वायसराय मिलाकर के 7 लोग ये हो गए। इसके बाद में यहां पर जो 10 से 16 हैं, तो 16 में से 10 गैर सरकारी होंगे, 6 तो सरकारी ही होंगे। तो ये 7 प्लस 6 बराबर 13 सदस्य सरकारी हो जाएंगे और 10 जो है वो गैर सरकारी रहेंगे। तो इस प्रकार से सदस्यों की संख्या में सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहेगा, प्रांतों में भी और केंद्र में भी।
तो ये चीज ये की गई। दूसरी जो है, इन सदस्यों को कुछ अधिकार भी दिए गए। ऐसा नहीं कि सिर्फ सदस्यों को भर्ती कर लिया गया, तो प्रतिनिधित्व तो बढ़ा है, तो सदस्यों को कुछ अधिकार भी दिए गए। वो क्या है? सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि, अधिकारों में वृद्धि की गई। तो यहां पे इनको जो है बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। बहस करने का अधिकार। प्रश्न आपसे पूछा जाता है, बजट पर बहस करने का अधिकार इनको मिला था भारत परिषद अधिनियम 1892 में। दूसरी चीज, जब बजट पर बहस कर सकते हैं तो प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। प्रश्न पूछने का अधिकार। दो अधिकार इनको मिलते हैं, बजट पे बहस कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं है। मत देने का अधिकार नहीं, देने का अधिकार नहीं दिया गया। और पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार नहीं है। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी नहीं दिया गया। पूरक प्रश्न क्या होता है? जैसे कि आपने प्रश्न पूछा, उत्तर दिया गया और आप उसमें फिर से एक नया प्रश्न पूछना चाहते हैं उसी में, तो उसे पूरक प्रश्न कहा जाता है। तो पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार अभी नहीं दिया गया है, ये अधिकार दिए गए सदस्यों को। तो कुछ खास बातें इसमें आपने देख ली कि यहां पर केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन दोनों जगह पर सरकारी और गैर सरकारी जो सदस्य हैं उसमें सरकारी सदस्यों का बहुमत बना रहा। और केंद्रीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 कर दी गई, 10 से 16, जिसमें से 10 सदस्य गैर सरकारी होंगे। और सदस्यों के अधिकारों में कुछ वृद्धि भी की गई। तो आप कह सकते हैं कि 1892 के अधिनियम से एक आंशिक संसदीय प्रणाली की शुरुआत हुई। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आंशिक रूप से, मतलब बहुत छोटी शुरुआत है ये, आंशिक रूप से एक संसदीय प्रणाली की शुरुआत कब हुई? तो यहीं से शुरू हुई। आंशिक यानी ऐसा नहीं कि आप समझ लीजिए बहुत ज्यादा कुछ शुरू हो गया। आंशिक संसदीय प्रणाली या व्यवस्था का प्रारंभ यहां से होता है। इसी प्रकार से तो आजकल संसद में होता है। और यहां पर एक काम और किया गया कि ये जो सदस्य हैं इसमें थोड़ा सा, पहले सभी सदस्य मनोनीत होकर के आते थे अभी तक, यहां पर थोड़ा सा निर्वाचन का पेच आया। लेकिन इस एक्ट में निर्वाचन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था, सिफारिश शब्द का प्रयोग किया गया था। यानी कि यहां पर कहा गया कि कुछ सदस्य जो है वो सिफारिश के आधार पर रखे जाएंगे। अभी हम बताएंगे किसकी किसकी सिफारिश पर। तो जब किसी व्यक्ति की सिफारिश पर किसी को रखना है तो एक प्रकार से वो परोक्ष निर्वाचन कह सकते हैं आप हैं। जैसे कि आप वोट दें या सिफारिश करें तो परोक्ष रूप से आप उसके सिलेक्शन को प्रभावित कर रहे हैं। तो इस एक्ट में सिफारिश शब्द का प्रयोग किया गया था, लेकिन वो एक प्रकार से परोक्ष निर्वाचन ही था, जनता के द्वारा नहीं था। कुछ व्यक्तियों को इसके लिए योग्य माना गया। वो क्या था देखें, यानी इसी एक्ट के तहत जो है सदस्यों का परोक्ष निर्वाचन प्रारंभ किया गया। प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं है कि जनता वोट करेगी, और अप्रत्यक्ष सीधा निर्वाचन भी नहीं कह सकते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति निर्वाचन में भाग लेगा, वोट करेगा, सिफारिश करेगा। यानी यहां पे परोक्ष इनडायरेक्ट निर्वाचन सदस्यों के लिए है। ये परोक्ष निर्वाचन सदस्य के लिए, सबके लिए नहीं। जो आपके गैर सरकारी आ रहे हैं वो, बाकी मनोनीत होंगे। परोक्ष निर्वाचन सदस्यों के लिए प्रारंभ हुआ। यानी जो गैर सरकारी सदस्य आ रहे हैं वो किसी न किसी प्रकार से
सेलेक्ट होकर के आएंगे, निर्वाचित होकर के आएंगे, लेकिन वो डायरेक्ट सिलेक्शन नहीं होगा, डायरेक्ट जो है वोटिंग नहीं होगी जनता के द्वारा, कुछ सिलेक्टेड व्यक्तियों के द्वारा वो निर्वाचित किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर निर्वाचन शब्द का भी प्रयोग नहीं किया गया, सिफारिश शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन इसे परोक्ष निर्वाचन जैसा ही माना जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दो भाग आप कर लीजिए, एक तो वायसराय को शक्तियाँ दी गई, वायसराय, और दूसरे जो हैं वो प्रांतीय गवर्नर थे, प्रांतीय गवर्नर। किस किस प्रकार से ये, यानी केंद्र में और प्रांत में कैसे कैसे है। तो केंद्र में जो वायसराय के पास जो शक्तियां हैं, केंद्रीय विधान परिषद में, केंद्रीय विधान परिषद में, और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन, गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन, यह शक्ति रहेगी वायसराय के पास। प्रांतीय गवर्नर जो है वो जिला बोर्ड, देखिए किसकी सिफारिश पर करेंगे, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, कई चीजें हैं इसमें, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, वहां पे बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जमींदार, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जमींदार, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जमींदार, और व्यापार संघ एवं नगर पालिका के सिफारिश पर नियुक्ति, यानी प्रांतीय गवर्नर जो सदस्यों की नियुक्ति करेंगे, ये सब सदस्यों, सिफारिश पर सदस्यों की नियुक्ति। देखिए इसे समझिए, प्रांतीय गवर्नरों को अधिकार दिया गया कि जो प्रांतीय विधान परिषद है, हमने बताया ना कि प्रांतीय और केंद्रीय विधान परिषद में जो सदस्य हैं उनका एक प्रकार से परोक्ष निर्वाचन होगा, तो वो गैर सरकारी वालों का। तो यहाँ केंद्रीय विधान परिषद में वायसराय के पास शक्ति है कि वो गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करे, और प्रांतीय विधान परिषद में प्रांतीय गवर्नर को अधिकार दिए गए कि वो सदस्यों की नियुक्ति करे, लेकिन किसकी सलाह पे, जिला बोर्ड के सदस्य हैं, विश्वविद्यालय के हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हैं, जमींदार लोग, व्यापार संघ और नगर पालिका के सदस्यों के सिफारिश के आधार पे, मत के आधार पे नहीं, सिफारिश के आधार पे नियुक्ति करेगा। तो एक प्रकार से ये चीज क्या है, सिफारिश पर होगा, तो एक प्रकार से ये क्या है, परोक्ष निर्वाचन ही कहा जाएगा कि इतने लोग मिल करके अगर किसी सदस्य को कह रहे हैं करने के लिए, तो वह एक प्रकार से निर्वाचित ही सदस्य माना जाएगा परोक्ष रूप से। तो परोक्ष निर्वाचन जो है ये इसी एक्ट के तहत प्रारंभ हुआ था। तो इस प्रकार से हमने भारत परिषद अधिनियम 1861 और 1892 को समझ लिया है, किस प्रकार से प्रांतीय विधान परिषदें और केंद्रीय विधान परिषदें विधि बनाने की शक्तियों के साथ काम कर रही थी। अब हम जो अगला पढ़ेंगे वो एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन या सुधार लाया गया मार्ले और मिंटो के द्वारा। मार्ले जो भारत सचिव थे और मिंटो उसमें जो लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे, इन दोनों के सम्मिलित प्रयास के द्वारा एक नया सुधार लाया गया, भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको मार्ले और मिंटो सुधार कहा जाता है। उस पे हम बात करेंगे अगले चैप्टर में। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।